बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का जो लेक्चर है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम सेक्शन 37 से स्टार्ट करेंगे। काइंडली आप अपने जो बुक्स हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वो आप निकाल लें डायरेक्ट, ताकि वहाँ से देख के आपको ज़्यादा समझ में आए। अब सेक्शन 37 जो है ऑब्लिगेशंस ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, ये कहता है कि जो भी पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट के जो भी पार्टीज हैं वो अपने जो ऑब्लिगेशंस हैं उनको लाजमन परफॉर्म करें या ऑफर टू परफॉर्म करें, अनलेस एंड अनटिल वो परफॉर्मेंस एक्सक्यूज्ड हो अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और एनी अदर लॉ। जैसा कि ऑफर टू परफॉर्मेंस हो गया और अगला बंदा इसको रिजेक्ट करता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे 38 पे कि रिजेक्ट करता है, तो फिर ए जो भी ऑफर कर रहा है ऑफर टू परफॉर्मेंस वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है परफॉर्मेंस के लिए, वो परफॉर्मेंस एक्सक्यूज्ड हो जाएगी इस एक्ट के तहत, ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत। अब नीचे कह रहा है कि प्रोमिसेस बाइंड द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रोमिसर्स इन केस ऑफ डेथ ऑफ सच प्रोमिसर्स बिफोर परफॉर्मेंस अनलेस अ कंट्री इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। जनरली अगर फॉर सपोज ए और बी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि ए बी को डिलीवर करेगा गुड्स, तो अगर ए की डेथ हो जाती है कि ए के फिर जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो बाउंड होंगे कि बी को उस सर्टेन डेट पे गुड्स को डिलीवर करने के लिए, ठीक है। और अब हम आ जाते हैं सेक्शन 37 में। अब सेक्शन 38 पे 38 कहता है कि इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। ये क्या कहता है, मैं ज़रा पढ़ लेता हूँ इसको। वेयर अ प्रोमिसर हैज़ मेड एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस टू द प्रोमिसी, प्रोमिसर ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस दे रहा है और जो जैसे दे रहा है वो उसको रिजेक्ट करता है, एक्सेप्ट नहीं करता, तो फिर प्रोमिसर रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट के नॉन परफॉर्मेंस के लिए, और न ही ये अपने जो राइट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट में वो लूज नहीं करेगा जिसने ऑफर टू परफॉर्मेंस दिया था। लेकिन इसमें दो कंडीशंस हैं, बल्कि तीन, कि जो भी ऑफर टू परफॉर्मेंस होगा वो लाजमन अनकंडीशनल हो, कंडीशनल ना हो, लाजमन अनकंडीशनल हो। सेकंड कहता है कि इट मस्ट बी मेड एट अ प्रॉपर टाइम एंड प्लेस and under such circumstances that the person to whom it is made may have a reasonable opportunity of ascertaining that the person by whom it is made is able and willing there and then to do the whole of what he is bound by his promise to do. Responsible बल्कि जो reasonable time है उसमें वो offer to performance दें। Like for suppose डिलीवरी ऑफ गुड्स है, अब बंदा जो है जैसे डिलीवर करने हैं वो यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, हैदराबाद में या पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है, और आप कह रहे हैं ऑफर टू परफॉर्मेंस कह रहे हैं कि मैं फलां आज रात तक मैं डिलीवर कर दूंगा गुड्स को, तो वो तो मौजूद ही नहीं है। आप कैसे परफॉर्म करेंगे अपना कॉन्ट्रैक्ट, कैसे डिलीवर करेंगे? तो ये लाजमन है कि रीजनेबल टाइम में वो ऑफर टू परफॉर्मेंस हो। थर्ड कहता है कि इफ़ द ऑफर इज़ एन ऑफर टू डिलीवर एनीथिंग, सेम चीज़ कह रहा है कि अगर डिलीवरी, जो कि मैंने एग्जांपल दी थी, डिलीवरी का ऑफर है तो फिर प्रोमिसी को ये रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो गुड्स को देखे, असरटेन करे कि जो भी गुड्स हैं, have a reasonable opportunity of seeing that the things offered is the thing which the promiser is bound by his promise to deliver.
वो अपने आप को सेटिस्फाई करे कि इस कॉन्ट्रैक्ट में यही गुड्स डिलीवर करने थे। अगर सही में एग्जांपल को ले लें कि बंदा पाकिस्तान से बाहर है और आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं और डिलीवर कर रहे हैं, तो वो कैसे सर्टेन करेगा कि वही गुड्स हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट में डिलीवर करने थे? तो ऐसा नहीं हो सकता। लास्ट जो लाइन है वो कहती है कि एन ऑफर टू वन ऑफ द सेवरल जॉइंट प्रोमिसेस हैज द सेम लीगल कॉन्सिक्वेंसेस एंड एन ऑफर टू ऑल ऑफ प्रोमिस। अगर एक से ज़्यादा प्रोमिसेस हैं, जॉइंट प्रोमिसेस हैं, किसी भी एक प्रोमिसी को ऑफर देते हैं तो उसका लीगल कॉन्सिक्वेंसेस यही होगा कि वो सारे के सारे जो जॉइंट प्रोमिसेस हैं उनको ऑफर दिया गया है। अब हम आते हैं 39 में। इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस होली। When a party to a contract has refused to perform or disabled himself from performing his promise in its entirety, the promisee may put to an end to the contract unless he has signified by words or conduct his acquiescence in its continuance। ये कहता है कि फॉर सपोज जो जैसे परफॉर्मेंस देनी है वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, तो आप क्या कर सकते हैं? प्रोमिसी में पुट एन एंड टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है। इसको हम समझते हैं इलस्ट्रेशंस के थ्रू। इलस्ट्रेशन आप देखें, ए इलस्ट्रेशन कह रहा है कि अ सिंगर एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी to sing at his theater 2 nights in every week during the next 2 months। नेक्स्ट 2 मंथ्स के दौरान जो है वो वीक में 2 दफ़ा वो सिंगिंग करेगा। एंड बी engages to pay her 100 रुपीज़ ऑफ ईच नाइट। हर रात के बदले वो 100 रुपी जो है बी किसको देगा? ए को पे करेगा। 6th नाइट जो थी, वीक में 2 नाइट उनको परफॉर्म करना था, सिंगिंग करना था, 6th नाइट में वो क्या कहता है? विलफुली एब्सेंट हो जाता है। वो कोई बीमार नहीं है लेकिन विलफुली एब्सेंट होता है। फिर क्या होता है? अब बी जो है, बी कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकता है। अगर बी कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म नहीं करता और फिर फॉर सपोज 7th नाइट में वो आ जाता है, वो जो ए है सिंगर है वो आ जाता है, बी उस परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करता है, तो फिर जो बी है वो बी कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन लिहाजा वो ये कर सकता है कि वो एंटाइटल्ड है डैमेजेस क्लेम करने के लिए, कंपनसेशन क्लेम करने के लिए जो उसने 6th नाइट के एब्सेंट के हवाले से वो उसने उन्हें डैमेजेस उनको पहुँचे। ठीक है। अब जो सेक्शन 40 है, सेक्शन 40 कहता है पर्सन बाय होम प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड। प्रॉमिस कौन परफॉर्म करेगा, ये इस सेक्शन में कह रहा है। अब जनरली जो परफॉर्मेंस हैं वो कोई भी कर सकता है। लाइक में ए और बी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ए किसी भी को भी एम्प्लॉय कर सकता है कि वो परफॉर्मेंस करे, लेकिन अगर के स्किल्स हैं तो फिर वो उसी को ही परफॉर्म करने होंगे। लेकिन हम इसे फिर से पढ़ लेते हैं कि इफ़ इट अपीयर्स फ्रॉम द नेचर ऑफ द केस दैट इट वाज द इंटेंशन ऑफ अ पार्टीज टू एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट एनी promise contained in it should be performed by promiser himself, such promise must be performed by the promiser। सेम चीज़ जो मैंने आपको बताई वो साम इसमें लिखी हुई है। Generally, in other cases, the promiser of or his representative may employ a competent person to perform it। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। डिलीवरी करनी है गुड्स की,
डिलीवरी कौन कर सकता है? कि कोई भी बंदा कर सकता है। मैं और आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि मैं ये डिलीवर करने आपको गुड्स। अब मैं किसी को एम्प्लॉय कर सकता हूँ, मैं वो आपको डिलीवर कर दे, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर वो स्किल्स में है, जैसा कि आप मुझे अप्लाई कर रहे हैं कि मैं आपका केस लड़ूं एज अ वकील, आपका वकील, मैं आपके लिए केस लड़ूं, तो फिर अब ये मेरा क्या है, ये स्किल है, पर्सनल स्किल है। अब मुझे खुद ही वकालत करनी होगी, किसी दूसरे को एम्प्लॉय में नहीं कर सकता। अब ये सेम जो मैंने लॉयर की एग्जांपल दी है, लॉयर की, ये सेम एग्जांपल आप इलस्ट्रेशन बी में देखिए। ए प्रोमिसेस टू पेंट अ पिक्चर फॉर बी, ए मस्ट परफॉर्म हिज प्रोमिस पर्सनली। अब ए जो है वो परफॉर्मेंस करेगा, क्योंकि पेंटिंग क्या है, पेंटिंग का स्किल है। अब आ जाए 41 में। 41 में कहता है इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन। जैसा कि पेंटिंग जो बी हमने इलस्ट्रेशन पढ़ा था, अब बी में क्या था, बी इलस्ट्रेशन में कि ए ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि ए पेंटिंग करेगा। अब पेंटिंग उसने खुद करनी है, लेकिन फॉर सपोज ए ने किसी बी को एम्प्लॉय कर दिया, बी को एम्प्लॉय कर दिया, बी मतलब कि दूसरा बंदा, ठीक है, दूसरे बंदे को एम्प्लॉय कर दिया और दूसरे बंदे ने परफॉर्मेंस दी, और जो सेकंड पार्टी है, जैसे परफॉर्मेंस जानी है, वो उस दूसरे बंदे के परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर रहा है, तो फिर वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। वो क्या नहीं कर सकता, वो ही कांट आफ्टरवर्ड्स इन्फोर्स इट अगेंस्ट द प्रोमिसर। वो ये नहीं कर सकता कि प्रोमिसर को कहे कि आप परफॉर्मेंस दें, क्योंकि उसने परफॉर्मेंस ऑलरेडी एक्सेप्ट कर ली है थर्ड पर्सन से। अब 42 डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटीज। डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटीज में व्हेन 2 or more persons have made a joint promise, then unless a contrary intention appears by contract, all such persons during their joint lives and after the death of any on them his represent jointly with the survivors or survivors, and after the death of last survivor the representative of all jointly must fulfill the promise। अब दो या दो से ज़्यादा जो लोग हैं, पर्सन हैं, वो एक जॉइंट प्रोमिस बना रहे हैं, जॉइंट प्रोमिस वो कर रहे हैं, तो फिर एवरी पर्सन को जॉइंटली परफॉर्म करना होगा, फुलफिल करना होगा उस प्रोमिस को। अगर किसी की डेथ हो जाती है, किसी भी उनमें से किसी की भी डेथ हो जाती है, तो फिर उसका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो उसकी जगह वो परफॉर्म करेगा। अब सेक्शन 43, सेक्शन 43 में एनी वन ऑफ जॉइंट प्रोमिसर्स में बी कंपेल्ड टू परफॉर्म। जॉइंट प्रोमिसर्स दो या दो से ज़्यादा हैं, फॉर सपोज 3 हैं, तो किसी एक को कंपेल कर सकते हैं आप कि वो परफॉर्म करे। When 2 or more persons make a joint promise, the promisee may in absence of express agreement to the contrary, अगर एक्सप्रेस्ड एग्रीमेंट है कि एक को परफॉर्म नहीं, तीनों को साथ परफॉर्म करना है, तो फिर ये नहीं होगा। लेकिन जनरली ये है कि प्रोमिसी जो है वो किसी भी 3 पर्सन से, जो कि मैंने एग्जांपल दी कि 3 पर्सन है जॉइंट प्रोमिसर्स, तो उन 3 में से किसी को भी कंपेल कर सकता है कि परफॉर्मेंस दो। सारे के सारा प्रोमिस की परफॉर्मेंस उस एक बंदे से अकेले से ले सकता है। अब नीचे लिखा हुआ है ईच प्रोमिसर में कंपेल कंट्रीब्यूशन। ईच ऑफ 2 or more joint promiser may compel every other joint promiser to contribute equally with himself to the performance of the promise unless a contrary intention appears from the contract। जनरली 3, फॉर सपोज जो मैंने एग्जांपल दी, 3 जॉइंट प्रोमिसर्स हैं, 3 जॉइंट प्रोमिसर्स हैं, तो तीनों ही इक्वल कंट्रीब्यूशन करेंगे परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिस में। शेयरिंग ऑफ लॉस बाय डिफॉल्ट इन कंट्रीब्यूशन। इफ एनी वन ऑफ 2 or more joint promisers make default in such contribution, the remaining joint promiser must bear the loss arising from such
डिफ़ॉल्ट इन इक्वल शेयर्स। अगर कोई डिफ़ॉल्ट हो जाता है, डिफ़ॉल्ट कोई भी एक करता है, तो तीनों को जॉइंटली उन डिफ़ॉल्ट को, लॉस को क्या करना है, शेयर करना है और लॉस में कंट्रीब्यूट करना है, मीन्स के उसको लॉस को ख़त्म करने के लिए। एक्सप्लेनेशन दी गई है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिवेंट अ श्योरिटी फ्रॉम रिकवरिंग फ्रॉम हिज प्रिंसिपल पेमेंट्स मेड बाय द श्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल or entitled the principal to recover anything from the surety on accounts of payments made by the principal। principal और surety ये हमने नहीं पढ़े, तो इसलिए इसको फ़िलहाल हम छोड़ते हैं। अब इलस्ट्रेशन ए में हम आप आ जाएं। इलस्ट्रेशन ए में कह रहा है कि A, B, C jointly promise to pay D 3000। अब D किसी भी बंदे को, A को या B को या C को अकेला ये कंपेल कर सकता है वो कि वो 3000 दे और फिर वो जॉइंटली शेयर कर लें। अब सेकंड लास्ट सेक्शन है इस लेक्चर का 44, इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर वेयर टू और मोर जॉइंट पर्सन्स हैव मेड अ जॉइंट प्रोमिस। A release of one of such joint promisor by the promisee doesn't discharge the other joint promisor or joint promisor, neither does it free the joint promisor so released from responsibility। ये जनरली कह रहा है कि अगर फॉर सपोज 3 जॉइंट प्रोमिसर हैं कि फिर अगर प्रोमिसी किसी एक को डिस्चार्ज करता है कि आप भले परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक को परफॉर्मेंस डिस्चार्ज होगा, रिलीज़ होगा, दूसरे अपने जो परफॉर्मेंस हैं वो देंगे, अपने प्रोमिस को फुलफिल करेंगे। 45 लास्ट सेक्शन इस लेक्चर का, डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स। व्हेन a person has made a promise to 2 or more persons jointly, then unless a contrary intention appears from the contract, the right to claim performance rests as between him and them, with them during their joint lives and after the death of any one of them, with the representative of such deceased person jointly with the survivors or survivors, and after the death of last survivor with the representatives ऑफ ऑल जॉइंटली। पिछले जो 42 था उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था जॉइंट लायबिलिटीज। यहाँ पे जॉइंट प्रोमिसर है कि जब भी एक बंदा 2 या 3 बंदे से जॉइंटली प्रोमिस करता है, तो जनरली जो राइट टू क्लेम परफॉर्मेंस है वो क्या रहती है, एज बिटवीन हिम एंड देम विद देम ड्यूरिंग देयर लाइफ विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑल जॉइंटली। मीन्स के जॉइंटली उनको परफॉर्म करना है, जॉइंटली परफॉर्म करना है। अगर फॉर सपोज राइट्स जॉइंटली हैं, अगर उनमें से किसी की डेथ हो जाती है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव आएगा। अब इसमें हम इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। ए, इन कंसिडरेशन ऑफ 5,000 rupees lent to him by BC, promises BC jointly to repay them that sum with interest on a day specified। A जो है 5,000 उसको कर्जा मिला, किसने दिया, B और C ने। उसने प्रॉमिस किया कि मैं रीपे करूँगा विद द इंटरेस्ट किसी भी एक सर्टेन डेट पे, लाइक फॉर सपोज 11 मार्च। अब बी डाइज, बी की डेथ हो जाती है, तो फिर द राइट टू क्लेम परफॉर्मेंस रेस्ट विद बीज रिप्रेजेंटेटिव्स जॉइंटली विद सी ड्यूरिंग सीज लाइफ। अब बी की तो डेथ हो गई, तो बी का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो सी से मिलके परफॉर्मेंस क्लेम करेगा।
एंड आफ्टर द डेथ ऑफ सी विद द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ बी एंड सी ज्वाइंटली, अगर दोनों की डेथ हो जाती है, बी की और सी की डेथ हो जाती है, तो दोनों के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो ज्वाइंटली क्या करेंगे, ज्वाइंटली परफॉर्मेंस क्लेम करेंगे। तो आज का जो लेक्चर था हमारा ये इस हद तक लेक्चर था जिसमें हमने 37 से लेके 45 तक सेक्शंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पढ़े हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।